नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अमित शाह की एक भविष्यवाणी और ये भविष्यवाणी मोदी के गढ़ में, शाह के गढ़ में यानी कि गुजरात में की गई। और ये भविष्यवाणी ऐसी कि इसके बाद योगी आदित्यनाथ या फिर कि आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वो थर थर कांप रहे होंगे इसे सुनने के बाद। और आज की तारीख में ये भविष्यवाणी बड़ा मायने रखती है। ऐसा लगता है जैसे 2027 का सपना ही अमित शाह ने इस एक बयान को देकर तोड़ दिया है योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ जो दिल्ली जाने का सपना सजो रहे थे, उनका बोरिया बिस्तर बंधेगा और वो गोरखपुर चले जाएंगे क्या? सारी बातें आज जरा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जरा संतोष जी को जोड़ लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है संतोष भाई। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल भाई और द न्यूज लॉन्चर यूपी उत्तराखंड के तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आज जो हम बात कहने आए हैं, स्वप्निल भाई ने जो मुद्दा उठाया बहुत गंभीर मुद्दा उठाया। अमित शाह ने ये बात कही तो गुजरात की धरती पर, आते वो हम्म। गुजरात से हैं, लेकिन उनका और उत्तर प्रदेश का कनेक्शन क्या है, अभी स्वप्निल भाई शुरुआत करेंगे, उसके बाद एक एक करके एक बड़ा कनेक्शन में रखूंगा जिसमें अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह, भारतीय हम्म। जनता पार्टी को पहली बार सत्ता का स्वाद चखाने वाले कल्याण सिंह का भी जिक्र होगा। और इन तमाम चीजों का जब जिक्र करके इनके रिश्तों के बारे में बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि योगी आदित्यनाथ कितने डरे हुए और कितने सहम। जी स्वप्निल भाई। ठीक, चलिए अब एक एक करके जरा दो खबरें, सिर्फ दो खबरें आज दर्शकों को दिखानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाना है। ले आइए जरा पहली खबर ले आइए टीवी 9 की। भारी मन से प्रयाग से लौटना पड़ रहा, न्याय का इंतजार। किसने कहा? शंकराचार्य का धरना होगा खत्म, क्यों लिया ये फैसला। अब अगली खबर ठीक इसके बाद लेकर के आइए टाइम्स नाउ की। सनातन मूल्यों का अपमान करने वालों की सत्ता में वापसी नामुमकिन, शाह बोले संतों के आशीर्वाद से मिलती है गद्दी, हटा दीजिए। संतोष भाई, दोनों खबरें हमने दर्शकों को दिखा दी। पहली खबर, अविमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेले से व्यथित मन से आज चले गए। और ये कहा जाए कि रोया रोया आज शंकराचार्य का श्राप दे रहा होगा योगी आदित्यनाथ को, तो इसमें कोई दो राय नहीं। और योगी आदित्यनाथ के प्रशासन की तरफ से विनती की गई, गुजारिश की गई, घुटने टेके गए, उसके बावजूद शंकराचार्य माने नहीं, काशी चले गए प्रयागराज से। और जब शंकराचार्य जाने वाले थे, उससे तकरीबन तकरीबन 14-15 घंटे पहले अमित शाह का यह बयान कि सनातन का और सनातन के मूल्यों का अपमान करने वालों की सत्ता में वापसी नहीं होगी। ये योगी आदित्यनाथ को संदेश था क्या? सीधा सवाल। देखिए स्वप्निल भाई, ये संदेश योगी आदित्यनाथ को भी था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी था। आप बड़े अच्छा। गौर से इस चीज को, बहुत गौर से सुनिएगा इस चीज को। हम्म। पिछले कुछ दिनों से, जब से ये शंकराचार्य वाला मामला आया और दूसरा बात जो यूजीसी वाला मामला आया, अमित शाह कहाँ हम्म। गायब है? हम्म। जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी चलाते हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सरकार भी चलाते हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो लोकसभा और विधानसभा का ही नहीं बल्कि जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, नगर निगम के स्तर पर किसको टिकट देना है, ये भी कहीं ना कहीं अमित शाह की फाइलों से ही निकल के उनका नाम निकल कर सामने आता है। वो अमित शाह इतने दोनों गंभीर मुद्दों पर चुप क्यों बैठे हुए? हम्म। ये चुप्पी का संदेशा क्या था? ये चुप्पी का संदेशा ये था कि जिस उत्तर प्रदेश को वो समझ रहे हैं, इस देश की जिस राजनीति को समझ रहे हैं, उन उत्तर प्रदेश के मुखिया ने और देश की राजनीति के मुखिया ने, दोनों ने ही भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली कर दी है। और शायद अब भारतीय जनता पार्टी की विदाई की बेला आ गई है। ये नरेंद्र मोदी समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, योगी आदित्यनाथ समझ पा रहे हो, ना समझ पा रहे हो, लेकिन अमित शाह समझ गए। अब हाँ। पूछेंगे अब पूछेंगे अमित शाह कैसे समझ गए? हम्म। मैं दर्शकों को बता देता हूं, नरेंद्र मोदी पे तो फिल्म आ गई है।
किताबें आ गई हैं कि मगरमच्छ पकड़ा, बाकी चीजें पकड़ी। अमित शाह का जो राजनीतिक करियर की जो शुरुआत हुई थी, इंदिरा गांधी की जब वापसी हुई राजनीति में, देश की राजनीति में, उस समय क्या था कि टीवी चैनल तो थे नहीं, अखबार भी अगले दिन या 2 दिन या 3 दिन कई बार काउंटिंग चलती रहती थी। तो जो भारतीय जनसंघ का जो कार्यालय हुआ करता था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, इन दोनों के उसमें जो इंदिरा गांधी की वापसी और राजीव गांधी का जीतना, उसमें एक ब्लैक बोर्ड हुआ करता था। ब्लैक बोर्ड पढ़ने के लिए नहीं होता था। दरअसल जैसे जैसे रेडियो पर नतीजे आते थे लोकसभा चुनाव के या विधानसभा चुनाव के, अमित शाह ने अपने हाथ से ब्लैक बोर्ड पर कई चुनावों के नतीजे लिखे हैं। तो वो लिखते हैं कि कांग्रेस को कितना मिला, अपने को कितना मिला, और एक नीचे वो कॉलम लिख लेते हैं कि कितने उम्मीदवारों की जमानत बची। जीतना नहीं, एक दौर वो भी था जब वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे अपनी ही पार्टी के कार्यालय में कि कितने उम्मीदवारों की जमानत बची। जमानत बचाना एक बड़ी चुनौती हुआ करता था। और फिर ऐसी विदाई हुई उत्तर प्रदेश में। अब आ जाइए 2003-4 में, कि राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया, और इतना शानदार काम उन्होंने राजनाथ सिंह ने किया कि उसके बाद 13 वर्षों का वनवास भारतीय जनता पार्टी को हिस्से में आ गया। अब भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ, क्या हुआ। वो पूरी कोशिश कर रहे थे, 2007 कोशिश की, 12 कोशिश की, 17 कोशिश की। नितिन गडकरी ने पूरी कोशिश कर ली जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो सवाल का जो समाधान था वो बीजेपी का कोई भी अध्यक्ष ढूंढ नहीं पा रहा। फिर 2013 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, और जिस संसदीय बोर्ड ने यह फैसला किया देश की राजधानी दिल्ली में, उसके अध्यक्ष वही राजनाथ सिंह हुआ करते थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वनवास में भेज दिया। अब 2012 में यह खबर मैंने सबसे पहले चलाई थी। अब लोगों को समझ में आने लगा है कि नरेंद्र मोदी 2012 में ही सोच चुके थे कि मुरली मनोहर जोशी की वाराणसी सीट छीननी है और मुझे लोकसभा का चुनाव वहीं से लड़ना है। 2013 में जैसे ही उनको पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, अमित शाह को उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव बनाया और राजनाथ सिंह को कहा कि इनको यूपी का प्रभारी बनाए। वो यूपी के प्रभारी बने। जो पहली मीटिंग हुई उसमें कल्याण सिंह को लेकर राजनाथ सिंह ने कैसा फीडबैक दिया होगा ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के हर भाजपाई ये जानते हैं कि क्या कहा होगा उन्होंने। लेकिन इसके बावजूद अमित शाह कल्याण सिंह से मिलने गए, कल्याण सिंह के साथ घंटों बैठ के पूरे उत्तर प्रदेश के गणित को समझा। कल्याण सिंह ने तमाम बातें बताई और उसमें अपने अक्खड़ स्वभाव के कल्याण सिंह थे। शायद यही वजह थी कि उनकी अटल बिहारी वाजपेयी से निभ नहीं पाई। कल्याण सिंह ने 4 लोकसभा सीटें मांगी कि बाकी तो आप जो भी देखना है देख लीजिएगा, लेकिन 4 लोकसभा सीटें मुझे दे दीजिएगा। वो जो फॉर्म जो दिया जाता है ना चुनाव चिन्ह वाला, सिंबल वाला। अमित शाह ने कुछ नहीं पूछा और जितना उन्होंने मांगा था उससे ज्यादा सिंबल वाले फॉर्म उनको भिजवा दिए और ये भी कह दिया कि राजवीर यानी जो उनका बेटा था कि वो कहां से लड़ेंगे उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप बता दीजिए कहां से लड़ाना है, उसके बाद आप घर बैठ जाइए, वो पार्टी देख लेगी, मैं देख लूंगा, उनको चुनाव जितवाने का मामला है। 2014 का लोकसभा चुनाव, 80 लोकसभा सीटें। अमित शाह ने 80 में से 80 का नारा दिया था। विपक्षी मजाक उड़ा रहे थे कि क्या बात कर रहे हैं, जहां बीजेपी के विधायक उतने नहीं है उतने सांसद जिता के लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब नतीजा आया तो सब चौंक गए। 80 में से 73, 71 भारतीय जनता पार्टी और 2 अपना दल, 73 लोकसभा सीटें वो जिता कर लाए। अब आ जाइए 2017 का विधानसभा चुनाव। 2017 के विधानसभा चुनाव में वो पूरे उत्तर प्रदेश को समझ चुके थे। वो एक पॉकेट में जाते थे तो वहां कहते थे कि जी कल्याण मिश्रा को बना दीजिए तो हमारी सरकार बन जाएगी। वो दूसरे और पॉकेट में जाते थे। अध्यक्ष भी थे। हाँ, अगर मैं गलत हूं तो मैं तक अध्यक्ष भी थे 2017 में। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे 2017 में, राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसके बाद वो एक पॉकेट में जाते थे तो वहां उनको कोई कहता था कि राजनाथ को बना दीजिए। एक दूसरी जगह जाते थे तो उस समय जो प्रदेश अध्यक्ष उनके बनाए हुए थे कोई केशव प्रसाद मौर्य का नाम लेते थे। हमीरपुर महोबा में कई कार्यकर्ता उन्होंने कहा कि उमा भारती को बना दीजिए। तो ये 5-6 नाम उनके सामने आए। उनको समझ में आ गया कि भैया किसी एक को भी बनाओगे तो बाकी 5 उनकी टांग खींचने लग जाएंगे। तो उन्होंने पोस्टर पे 6 चेहरे चिपका दिए। अलग अलग जातियों के अलग अलग समीकरणों के 6 पोस्टर चिपका दिए और एक मैसेज देने की कोशिश की कि भाई जो जितना ज्यादा जिताएगा उसमें से हम इन 6 में से किसी नेता को मुख्यमंत्री बना देंगे। वो बात अलग है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रेशर पड़ा, गुजराती लॉबी को थामना था और प्रधानमंत्री ने जिस नाम पर मोहर लगाई थी वो उन 6 के पोस्टर में शामिल नहीं थी। प्रधानमंत्री ने मनोज सिन्हा को चुना था।
अब मनोज सिन्हा को सही बात मैं बताऊं कि कई मायनों में उस समय तक अमित शाह भी पसंद नहीं करते थे, आरएसएस के नेता भी पसंद नहीं करते थे और बीजेपी के कई नेता भी उनको पसंद नहीं करते थे। खासतौर से जो वाराणसी और वाराणसी के आसपास का जो समीकरण, वो गाजीपुर से चुनाव जीते, एक कई बार पहले हारे भी फिर जीते भी, वो गाजीपुर से चुनाव जीते, केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री थे, रेलवे जैसे मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। लेकिन संघ को लगा कि अगर आपने मनोज सिन्हा को बना दिया तो परमानेंटली उत्तर प्रदेश को आपने नरेंद्र मोदी के हाथ में सौंप दिया। तो वो अंतिम समय पर आए और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बना दिया। लेकिन 14 की जीत, 17 की जीत, कोई कुछ भी कहे, उसमें अमित शाह की अपनी एक भूमिका है और अमित शाह जानते हैं कि उस भूमिका को उन्होंने कैसे बनाया। उन्होंने तमाम जाति और धर्म के नेताओं का इस्तेमाल किया, उन्होंने धार्मिक प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक वीडियो उनका लीक हुआ, जो वो कुछ नेताओं से बातचीत कर रहे थे। आपको लगता है कि अमित शाह पार्टी के कुछ नेताओं से बातचीत करे और उनका वीडियो को लीक कर देगा? है किसी में हिम्मत? सही बात है। वो वीडियो लीक किया नहीं गया था, वो वीडियो लीक हुआ नहीं था, वो वीडियो लीक करवाया गया था उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को एक मैसेज देने के लिए, हिंदुओं को साधने के लिए। और उन्हीं हिंदुओं के धर्माचार्य शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। उन्हीं हिंदुओं के साथ वाराणसी में क्या हो रहा है, उन्हीं हिंदुओं के साथ, जो पुजारियों के साथ मथुरा में क्या हुआ, अयोध्या में किस तरह का माहौल बन रहा है। आप अयोध्या के समीकरण को भी देख लीजिए। अमित शाह बहुत कुछ कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन अयोध्या में कितने कार्यक्रमों में अमित शाह गए? कुछ ना कुछ तो लोगों को समझ में आना चाहिए, कुछ ना कुछ तो बातें उठनी चाहिए। तो अमित शाह ने सीधे सीधे बता दिया है कि आपने जो किया, और उनके वापस जाने से आपने कहा जैसे 15 घंटे पहले एक मौका योगी आदित्यनाथ को दिया था कि अब भी जाइए, थाम लीजिए, मना लीजिए, क्योंकि अगर सनातन के परंपरा के विरुद्ध आप चले गए, ऐसा लोगों ने मान लिया, ठान लिया, तो आप कभी सरकार में नहीं आ पाएंगे, आप कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। अमित शाह का ये मैसेज इसलिए योगी को डरा रहा है, क्योंकि योगी भली बात ही जानते हैं। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, योगी की पॉपुलैरिटी की बात कही जाती है। देखिए, मंच पर जाकर भाषण देना वो एक अलग कला है, लेकिन उस मंच को तैयार करने की पृष्ठभूमि महीनों से बनती है। सिर्फ टेंट का जुगाड़ नहीं होता, माइक का जुगाड़ नहीं होता, टेबल का ही जुगाड़ नहीं होता। कहां से कौन से लोग आने हैं, आगे कौन से लोग होंगे, पीछे कौन से लोग होंगे, उस मंच से कौन सा मुद्दा उठाया जाना है, ये तमाम चीजें करने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अटल बिहारी वाजपेयी बड़े नेता इसलिए बन पाए क्योंकि उनके साथ लाल कृष्ण आडवाणी थे। ध्यान से सुनिएगा। और नरेंद्र मोदी देश की सत्ता तक इसलिए पहुंच पाए क्योंकि उनके पास अमित शाह थे एक दौर में। और दर्शकों को कम कहे को ज्यादा समझना चाहिए, जब मैं कह रहा हूं एक दौर में थे, तो बहुत सारी चीजें हैं जो अमित शाह को पसंद नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको अतीत में भी ले जाता हूं, नेहरू जी की बहुत याद आती है। जवाहरलाल नेहरू की हर कामयाबी को अगर आप तौलेंगे, आंकेंगे, तो उसमें एक बड़ी हिस्सेदारी आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की आएगी। योगी आदित्यनाथ ऐसी कोई टीम तो बना नहीं पाए, अपने दोनों डिप्टी सीएम को अपना दुश्मन मानकर चलते हैं। और जिस मैकेनिज्म के जरिए वो सत्ता में आए और बैठे हुए हैं, उसी मैकेनिज्म यानी हिंदुत्व और सनातन को एक तरह से उन्होंने रौंद दिया है। और अमित शाह जानते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की वापसी उत्तर प्रदेश में नहीं होने जा रही। ठीक बात है, लेकिन संतोष भाई, अमित शाह ने तो कह दिया, चेतावनी भी दी, शंकराचार्य उसके बावजूद नाराज होकर चले गए। क्या आपको नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ को अपना घमंड छोड़ना चाहिए था? और 2 स्नान अभी बचे हुए हैं, ठीक है, मौनी अमावस्या बीत गई, बसंत पंचमी बीत गई, 2 स्नान अभी बचे हैं। और उस वक्त पे शंकराचार्य को डुबकी लगवा सकते थे योगी आदित्यनाथ, उनके पास एक मौका तो था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? योगी आदित्यनाथ ने पत्र भिजवाया, और पत्र योगी आदित्यनाथ ने भेजा, उनके नाम से नहीं गया, उनके लेटर हेड पे नहीं गया। गया किसके लेटर हेड पे? किसने भेजा? माघ मेला प्रशासन ने। क्या योगी आदित्यनाथ खुद नहीं जा सकते थे? या जो केशव प्रसाद मौर्य वहां जाने को तैयार खड़े थे, बार बार कह रहे थे कि मुझसे कहा जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, उनको भी नहीं भेज सकते थे क्या? और अगर उनको भेजते तो क्या शंकराचार्य मान नहीं जाते? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुक्तेश्वरानंद इतने बड़े घमंडी हैं या इतना घमंड दिखाएंगे जितना योगी आदित्यनाथ दिखा रहे हैं। मुझे तो लगता है वो माफ कर देते, वो इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कम से कम आकर के माफी तो मांगो। भाई, अखिलेश यादव की सरकार में तब वो शंकराचार्य नहीं थे, दंडी सन्यासी थे, लाठियां चली थी, अखिलेश ने माफी मांगी थी और खुले हृदय से माफ किया।
और वो तस्वीर भी आई है संतोष भाई, दर्शकों को अब हम नहीं दिखा सकते क्योंकि हमने उसे ऐड नहीं किया है। विधानसभा प्रत्याशी रहे संदीप यादव, बड़े चर्चित चेहरे हैं। वो दूध लेकर के पहुंचे और शंकराचार्य बकायदा उस दूध के कलश से दूध निकालकर प्रसाद के तौर पे आवंटित कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो अखिलेश यादव को तो उन्होंने माफ कर दिया था माफी मांगने पर। योगी आदित्यनाथ क्या इतना भी नहीं कर सकते थे क्या? देखिए, आपको ये भी समझना होगा कि शंकराचार्य जी की मांग क्या थी। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, प्रशासन आए और उनको ले जाके गंगा नदी में स्नान करवाया। उन्होंने मुख्यमंत्री की बात तो कही नहीं। अच्छा, प्रशासन के अधिकारियों का तो पता नहीं कौन से लेवल पे अहंकार चला गया है उत्तर प्रदेश में। ये एक बड़ी गजब बात है। कह रहा है, चिट्ठी भेज रहा है, चिट्ठी भेज करके कह रहा है कि जाइए स्नान कर लीजिए। नहीं, उन्होंने तो कहा था, ये तो यही तो झोलझाल है। उन्होंने कहा कि प्रशासन आए और मुझे स्नान करवा दे। भाई, आपने रोका, आपने दुर्व्यवहार किया, आपने मारपीट की, आपको ससम्मान जाकर उनको स्नान करवाना चाहिए था। केशव प्रसाद मौर्य तो जाना बहुत बड़ी बात थी। सिर्फ प्रशासन का अधिकारी चले जाते तो आराम से मान जाते, वो स्नान करे चले जाते। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि प्रशासन को ही क्यों जाना चाहिए था, ये मैं थोड़ा सा उससे आगे बढ़ रहा हूँ। या केशव प्रसाद मौर्य को ही क्यों जाना चाहिए? प्रदेश का मुखिया कौन है और मठ परंपरा के महंत अपने आप को कौन कहते हैं? सनातन परंपरा और हिंदुत्व के आइकॉन कौन कहते हैं अपने आप को? हिंदुत्व के, हिंदुओं के हृदय सम्राट कौन कहलवाना चाहते हैं आप? नहीं सर, और एक बात तो आपने कहा मठ परंपरा, इस वजह से मुझे याद आया, तीसरी पीढ़ी है, वही आगे बढ़ा रहा हूँ, वही आगे बता रहा हूँ। तो आप जब मठ परंपरा पुरानी पीढ़ी है जी, जब आप मठ परंपरा में आते हैं तो आपको निश्चित तौर पर कम से कम उस परंपरा की थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा। हालांकि मैं जानता हूँ थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान है इनको, लेकिन अगर ये फोन भी कर देते बस उतना ही काम हो जाता। फोन करके सिर्फ इनको इतना कहना था कि जो भी हुआ गलत हुआ और जिन अधिकारियों ने भी किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भले ही आप एसआईटी बना देते, भले ही आप जांच कमेटी बना देते, कुछ भी बना देते, लेकिन इतना कह देते तो इस देश के हिंदू मतदाताओं को एक संदेश चला जाता। और आपने तीसरी पीढ़ी की याद दिलाई तो मैं फिर एक बार कह देता हूं, ये मुझे याद आ रहा है शायद ये 2019 या 20 का, हाँ 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले का वाकया है कि कई लोकसभा की सीटों पर पेच फंसा हुआ था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी एक पूरी लिस्ट तैयार करके बैठे हुए थे लोकसभा सीटों के लिए। तो उस समय बड़े गंभीर से एक नेता ने कहा कि भैया हम लोग परिवारवाद परिवारवाद चिल्लाते रहते हैं, योगी आदित्यनाथ को जो मिला वो उनकी अपनी मेहनत नहीं है, उसमें 3 पीढ़ियों की मेहनत है। और अमित शाह जहां पहुंचे हैं उसमें किसी पीढ़ी की मेहनत नहीं है, वो अमित शाह की अपनी पीढ़ी की मेहनत है। आप उनकी आलोचना कर लीजिए, आप उनकी तारीफ कर लीजिए, आप उनके स्टाइल से सहमत ना हो, आप उनके तौर तरीकों से सहमत ना हो, लेकिन ये बात तो आप मानोगे कि अमित शाह को जो कुछ भी मिला है वो उनकी पहली पीढ़ी है और योगी आदित्यनाथ को जो कुछ भी मिला है वो उनकी तीसरी पीढ़ी है। नहीं तो बिल्कुल युवा के एज में भारतीय जनता पार्टी उनको लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ाती? क्योंकि उनके गुरुजी सीट पर उनको लड़ाना था। तो ये एक बेसिक फर्क है दोनों में, समझिए। और यही बताते उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि राहुल गांधी कमजोर है क्योंकि परिवारवाद के उससे आते हैं। भैया योगी आदित्यनाथ कहां से आए? वो भी तो तीसरी पीढ़ी है, आप उसको पीढ़ी को समझ लीजिए। और गुरु शिष्य की परंपरा जो होती है, मठ की जो परंपरा होती है, वो पिता पुत्र से ज्यादा मजबूत परंपरा एक तरह से होती है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि उनके गुरु किस तरह से उनके रिश्तेदार लगते थे और दोनों में क्या रिश्ता, मैं ये नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि गुरु शिष्य की परंपरा पिता पुत्र की परंपरा और बॉन्डिंग से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। पिता अपने पुत्र को उत्तराधिकार में जो देता वो देता है, गुरु जो देता है उसका महत्व पिता के द्वारा दिए गए उत्तराधिकार से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ एक बेसिक फर्क योगी आदित्यनाथ में और अमित शाह में समझिए। और अमित शाह ने अब खुले तौर पर बता दिया बीजेपी के लिए परेशानी का सबब क्यों बन रहा है, बीजेपी अब परेशान क्यों है। और मैंने एक शब्द और बोला था कि नरेंद्र मोदी के लिए झटका क्यों। नरेंद्र मोदी के लिए झटका इसलिए है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कई राउंड की गिनती रुकवा कर वो सांसद तो बन गए, लेकिन उनको समझ में आ गया कि वाराणसी और वाराणसी के आसपास का जो पूरा इलाका है, चाहे आप वाराणसी कह लीजिए, चंदौली कह लीजिए, गाजीपुर कह लीजिए, आजमगढ़ कह लीजिए, उससे आगे आप थोड़ा सा और निकल जाइए तो मिर्जापुर प्रयागराज तक पहुंच जाइए, ये जो तमाम इलाका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बुंदेलखंड का इलाका, 3 तलाक का जब इन्होंने कानून जो बनाया था तो पहली रैली बुंदेलखंड में जाके संबोधित की थी। बुंदेलखंड में भी पूरे उत्तर प्रदेश में तो आप 12, 13, 14, 15% यानी 12 से 16% के बीच में, ये इसको लेकर थोड़ा सा आंकड़े में उहापोह की स्थिति है।
लेकिन बुंदेलखंड में कई सीटों पर 20-21% ब्राह्मण वोटर हैं, अपर कास्ट के वोटर हैं। उनको ये समझ में आ गया भैया कि ये नाराज है किसी न किसी वजह से। जब वाराणसी में मेरी सीट फंस गई तो बाकी जगह कैसे फंसेगी? तो उन्होंने हम्म योगी से एक पैचअप किया कि ठीक है प्रदेश अध्यक्ष जाने दो, बाकी आप देखते रहो सारी चीजें। वाराणसी और उसके आसपास के इलाके में मैं सीआर पाटिल की ड्यूटी लगा देता हूँ। तो सीआर पाटिल की ड्यूटी लगाई। अब सीआर पाटिल जाकर करेंगे क्या जब पूरे वाराणसी के लोगों पर आपने एलआईयू बिठा दिया है? कहां से उनको सेटिस्फाइड कर पाएंगे? कहां से उनको बीजेपी के लिए वोट करने के लिए कह पाएंगे? तो ये पूरा का पूरा इलाका एक तरह से मोदी के खिलाफ ही होगा। और ये भले ही लोग योगी तक ठीक ना फोड़े, लेकिन इस देश के हिंदुओं को, वाराणसी प्रयागराज में रहने वाले हिंदुओं को, उस पूरे इलाके में रहने वाले हिंदुओं को, यहां तक कि बुंदेलखंड के इलाके में रहने वाले हिंदुओं को ये समझ में आ गया है कि योगी अगर ऐसा कर रहे हैं और मोदी चुप है, तो मोदी योगी से ज्यादा जिम्मेदार है। और आने दो चुनाव, हम इनको सबक सिखाएंगे। तो 2027 में पहला सबक तो योगी आदित्यनाथ को, और 2029 में दूसरा सबक जो है वो नरेंद्र मोदी को। ये मोदी इस चीज को समझ गए हैं। अमित शाह का इशारा योगी के लिए नहीं है। अमित शाह के हम्म इशारे को आपको समझना होगा कि योगी तो ठीक है, बीजेपी के हायरकी के सिस्टम में या बीजेपी के अभी के सिस्टम में जो है वो योगी आदित्यनाथ कहां एग्जिस्ट करते हैं। भले ही वो अपने आप को जो कुछ कहते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि 1, 2, 3, 4 सब तय है और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री बराबर के लेवल पे है। बीजेपी के इकोसिस्टम में देवेंद्र फडणवीस और हेमंता बिस्वा शर्मा, अभी आज के आला कमान की लॉबी के हिसाब से देवेंद्र फडणवीस और हेमंता बिस्वा शर्मा योगी से ऊपर है। योगी की हम्म टीम भले ही उनको ब्रह्मांड का लोकप्रिय नेता बताते रहे, लेकिन उन्होंने योगी के जरिए सनातन की बात करके उत्तर प्रदेश के जरिए मोदी साहब को संदेशा दे दिया है कि अब अगली बार आपको जिता नहीं पाऊंगा। हम्म और उनकी रणनीति को कुछ हिसाब से भी समझिए। ये 2009 का लोकसभा चुनाव, 2009 के लोकसभा चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे एनडीए गठबंधन की तरफ से। वो जिस सीट से लड़ रहे थे, उस सीट में जितनी विधानसभाएं थी उसमें से एक सीट के विधायक अमित शाह। अब मैं कहूंगा, बाकी तो योगी आदित्यनाथ की टीम भी जाके खंगाल ले, कि जितनी 5 विधानसभा थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो उसमें से 4 विधानसभा में लालकृष्ण आडवाणी बुरी तरह से पिछड़ गए थे। हालत ये हो गई थी कि एनडीए गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ही लोकसभा चुनाव हार जाता। लेकिन अमित शाह की, इकलौती अमित शाह की विधानसभा थी जिसमें लगभग उतना बढ़त उन्होंने दिलवा दिया जिससे लालकृष्ण आडवाणी सांसद बन गए। नहीं तो जो पीएम बनने का सपना देख रहे थे वो एमपी भी ना रख पा। तो ये जो बूथ लेवल का जो मैनेजमेंट है, अब आप उसको वोट चोरी कह लीजिए, अब आप उसको एसआईआर कह लीजिए, आप उसको चुनाव आयोग कह लीजिए, लेकिन ये करने के लिए भी तो दिमाग लगाना पड़ता है स्वप्निल भाई, ये तो आप मानिए। ठीक बात है। संतोष भाई, चलते चलते एक आखिरी सवाल है, और सवाल बड़ा सीधा सा है, और मैंने कल भी पूछा था। अमित शाह को समझ में आ गया, पता नहीं योगी जी को तो आएगा नहीं, वो लक्षण नहीं दिख रहे। हो सकता है मोदी जी को समझ में आ जाए, क्योंकि थोड़े बहुत समझदार योगी जी से ज्यादा मैं उनको मानता हूं। भक्तों को समझ में आएगा क्या कि अमित शाह क्या कहें, या भक्त अभी भी नहीं समझेंगे? यूजीसी को लेकर तो कुछ लोग नाराज हैं, और यूजीसी को लेकर बहुत बड़ा बवाल पूरे देश में चल भी रहा है, लेकिन उनकी नाराजगी दूर करना मोदी जी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक बार उनकी नाराजगी दूर हो गई, या केवल सांत्वना मिल गई और वो खबरें प्लांट होने लगी हैं कि उसमें संशोधन हो जाएगा, तो वो सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन ये जो शंकराचार्य का अपमान है, इसको लेकर भक्त समझेंगे क्या अमित शाह की बात, या नहीं समझेंगे? कहेंगे कोई बात नहीं, मोदी नाम नहीं, केवलम। नहीं, भाजपाई भक्त जो है वो शायद समझने में उनको देरी हो, नहीं तो जो सनातन परंपरा है, फिर आप उसको समझिए कि नहीं, अगर मैं आप वोट भारतीय भक्तों की बात कर रहा हूं। सनातन, देखिए, नहीं, वोट सनातन चोरी धर्म से तो वोट मैं भी आता चोरी हूं, आप भी आते हैं, हम तो नहीं, समझ रहे हैं। हाँ। वोट चोरी और एसआईआर को अगर आप अलग रख देते हैं, तो हर चुनाव में जो 5 से 8% फ्लोटिंग वोट होता है, जो अंतिम हम्म समय पर जाकर जब बटन दबाने जाता है, तो उसके दिमाग में चलता है कि मोदी जी ने कहा है कि अगर ये वाला बटन दबाऊंगा तो मुस्लिम राज आ जाएगा, अल्पसंख्यक राज आ जाएगा, ये वाला पाकिस्तान दबाऊंगा अंदर तो रहेगा। हिंदू राज आएगा। अब वो जब जाएगा तो जैसे ही वो उस बटन को दबाने चाहेगा फूल वाला, तो उसको याद आ जाएगा कि शंकराचार्य के साथ क्या हुआ था। ये जो हम्म 5-10% जो फ्लोटिंग हिंदू वोट है, उनके मन में जरूर अब एक तरह से गहरा रोष पैदा हो गया है। अच्छा, एक बात मैं और कहूंगा, यूजीसी वाला जो मामला है स्वप्निल भाई, उसका असली मामला कोई समझ नहीं पा रहे। हम्म अब मैं असली मामला आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यूजीसी हम्म का ये जो आदेश है,
ये हकीकत में ब्राह्मणों के, अपर कास्ट के, क्षत्रियों के, राजपूतों के, ठाकुरों के, वैश्यों के खिलाफ ही नहीं है, ये इस देश के एससी और एसटी समाज के खिलाफ भी। सही बात। मैं बताता हूं कैसे हैं, बस थोड़ा सा 2 मिनट का समय लूंगा। रामविलास पासवान जब जीवित थे तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का एक मुद्दा उन्होंने उठाया। सरकार उस मुद्दे पर आगे बढ़ रही है, बहुत जल्द उसमें कुछ ना कुछ होना था। अब जब प्राइवेट सेक्टर में आप रिजर्वेशन करेंगे तो सीधे 50% तो नहीं कर देंगे, तो प्राइवेट सेक्टर में जब आप रिजर्वेशन करेंगे तो 5%, 10%, 15% की शुरुआत होगी। और प्राइमरी उसमें जो संविधान का जो मौलिक ढांचा था उसमें सिर्फ एससी और एसटी को दिया गया। अब हकीकत यह है कि एससी एसटी के साथ इस मामले में सरकार ने ये साबित करने की कोशिश की है कि ओबीसी भी पीड़ित है, जबकि आंकड़े ये बताते हैं कि एससी एसटी ने जितनी शिकायतें की है उसमें से 80% से ज्यादा शिकायतें ओबीसी के खिलाफ की है, अपर कास्ट के खिलाफ नहीं है। लेकिन अब मोदी सरकार ने उसी ओबीसी को एससी एसटी के साथ डाल के बता दिया कि नहीं भैया ये भी पीड़ित है। तो कल को प्राइवेट सेक्टर का रिजर्वेशन जो पूरी तरह से एससी एसटी को मिलना था, अब उसमें ओबीसी भी कहेंगे कि भैया 2026 में तो केंद्र की मोदी सरकार ने कहा था कि हम भी पीड़ित है तो हमें भी आरक्षण दे दो प्राइवेट सेक्टर। और अभी तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जो है वो जो बस्ते से निकलेगी, ओबीसी को 2000 से ज्यादा जातियों में बांट देंगे। ये 2000 से 2200 समथिंग जातियां हैं। तो ये हिंदू को एक करने आए थे तो पहले इन्होंने अपर कास्ट मतलब अगड़ा बनाम पिछड़ा बना दिया, अगड़ा बनाम एससी एसटी ओबीसी बना दिया। अब एससी और एसटी को आने वाले दिनों में ओबीसी से लड़ाएंगे। और जब फिर भी चुनाव में फंसते हुए नजर आएंगे, जब उनको लगेगा कि अरे लोगों को शंकराचार्य की याद आ जाएगी, लाठी की याद आ जाएगी, मणिकर्णिका की याद आ जाएगी, जब लोगों को लगेगा कि अरे इनको उज्जैन के भ्रष्टाचार की याद आ जाएगी, तो फिर वो रोहिणी कमीशन का पुलंदा जो है वो बाहर निकालेंगे। और तब आप देखेंगे कि ओबीसी समाज की 2200 से ज्यादा जातियां आपस में ही लड़ती तो लड़ाना इनका शौक है, लड़ाना इनका शौक है। और बड़े दिलचस्प तरीके से मैं कहता हूं कि भाई ये लड़ा कर सत्ता में आए हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जो दिन रात 24 घंटे लड़ाई मार काट, इसको हटाना, इसको भगाना, इसको पाकिस्तान भगाना, इसको बांग्लादेश भगाना है, वही सोचता रहता है। तो एक समय ऐसा आता है जब वो सामने वाले से बोर हो जाता है तो अपने अगल बगल देखता है कि अरे इनमें से किन किन को मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज सकता हूँ। तो वही हो रहा है इस देश में। ठीक है, वही हो रहा है और लड़ाना इनका शौक है। लेकिन हाँ, बात वही है कि नफरत की दुकानें तो हर जगह खुली हैं और नफरत के इस दुकान के दरमियान शंकराचार्य के साथ इस नफरत की दुकान ने क्या किया, वह आपने हमने अपने इन्हीं आंखों से देखा। अमित शाह की समझ में तो आ गया है, योगी जी की समझ में तो अब तक नहीं आया है। मोदी जी की समझ में आएगा कि नहीं आएगा ये मोदी जी जाने, लेकिन आपको अपने हिस्से का हक अता करना पड़ेगा। और खास तौर पे ये बात मैं उन भक्तों के लिए कर रहा हूं जो दिन रात आरती उतारते हैं, अपने परिवार के लोगों से भी लड़ जाते हैं मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर। जहां पे मैं बैठा हूं वहां के सांसद भी एक बात कहते थे, एक बार बड़ा वायरल है वो वीडियो कल परसों से, उन्होंने एक बार यहां तक कह दिया था कि जो योगी और मोदी को अपना नहीं मानता वो अपने बाप का भी नहीं हो सकता। नोएडा के सांसद महेश शर्मा, उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन समझिए, ये अलग बात है कि अब नोएडा में जो डीएम है वो उनको सांसद या जनप्रतिनिधि की तरह ट्रीट कर रही है कि नहीं कर रही है मुझे नहीं पता है। अभी नहीं नहीं करेंगी ना, कुछ दिन पहले नहीं कुछ करेंगी पत्रकार गए योगी। थे, कुछ दिन हाँ, पहले कुछ पत्रकार गए थे, उनसे पूछा कि भैया आपने सीईओ को तो हटा दिया, डीएम की तो प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, जबान तक नहीं खुल पा रही। नहीं वो अच्छा अच्छा मित्र है अपना, उसने हिम्मत दिखाई, उसने ये सवाल किया, क्रेडिट देना चाहिए। उसका नाम है अभिनव पांडे, ललन टॉप में साथ था, अभी वो अपना एक वेंचर चला रहा है। बहुत शुभकामनाएं उन जैसे तमाम पत्रकारों को जो आज की तारीख में सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन इन सब के दरमियान अच्छा, जो संतोष भाई ने कहा उस पर भी एक छोटी सी टिप्पणी, आदत है भाई, क्या करें, कैसे करेंगे और क्यों देंगी भाव। उनका नाम है मेधा रूपम, सुपुत्री, डॉटर ऑफ ज्ञानेश कुमार। और यहीं से समझिए, मोदी जी को और योगी जी को यही लगता है कि आपकी जरूरत नहीं है, ज्ञानेश जी हैं तो सब मंगल मंगल हो जाएगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आज शंकराचार्य पे जो लाठियां चली हैं, कल को आपके ऊपर भी चल सकती हैं। बहरहाल अभी के लिए इजाजत दीजिए हमें, देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बहुत शुक्रिया संतोष भाई। नमस्कार।